प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि समाज में हमारे कई ऐसे लोग भी रहते हैं जो रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं। चाहे रिश्ता बेटी और पिता का हो, या फिर देवर भाभी का हो, या फिर जीजा शाली का हो, सास ससुर बहू ससुर का हो। हर रिश्ते को कहीं ना कहीं दागदार करने के लिए कुछ लोग उतारू रहते हैं। ऐसे ही एक कहानी जो सामाजिक मर्यादाओं को तोड़कर, पारिवारिक मर्यादाओं को तोड़कर एक ससुर और बहू के रिश्ते को, पवित्र रिश्ते को शर्मसार करती है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के जमुई की। बिहार के जमुई में एक थाना लगता है, झाझा थाना। झाझा थाना के अंतर्गत एक गांव में एक गांव का काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, 60 साल का, घर का अपना घर का मुखिया, नाम रहता है बलदेव यादव, जिनकी उम्र फिलहाल 60 वर्ष है। अब उनका एक इकलौता बेटा रहता है, संजय यादव। संजय यादव और घर में एक बेटी ललिता यादव, मात्र एक बेटा और एक बेटी, पत्नी, 4 लोगों का हंसता खेलता परिवार रहता है। इधर संजय यादव जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो संजय यादव की शादी घर से कुछ दूरी पर, यानी कि गांव से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर एक बेहद पढ़ी लिखी लड़की करिश्मा के साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है। इधर संजय को भी लड़की काफ़ी पसंद आती, लेकिन जो सास रहती उन्हें दहेज वगैरह भी चाहिए था। अब करिश्मा के घर वाले बहुत ज़्यादा दहेज देने को तैयार नहीं थे। इधर उसके ससुर, होने वाले ससुर बलदेव यादव को लड़की बेहद पसंद थी। वो अब कुछ ही पैसों में, थोड़े बहुत दहेज में ही शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब खूबसूरत बहू को घर लेकर आते हैं शादी के बाद। करीब आज से कई साल पहले, यानी कि साल 2016 में बलदेव अपनी बहू लेकर आता है। संजय यादव अपनी पत्नी लेकर आता है, नाम करिश्मा। फिलहाल उम्र 32 साल है। अब इधर सब कुछ सही चल रहा था। घर पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ था। नई नवेली बहू थी। उधर सास भी खुश रहती, सभी लोग खुश रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन एक ऐसी घटना होती है जिसको सुनकर गांव वालों में आक्रोश पैदा हो जाता है और सभी लोग उस मुखिया के विरोध में हो जाते हैं। घर का जो मुखिया होता है उसके विरोध में हो जाते हैं। आखिर मुखिया ने ऐसा क्या किया, ये जानते हैं पूरी कहानी। साथियों, बलदेव यादव जो घर का मुखिया रहता है, शादी के कई साल बाद, 3 से 4 साल बाद, अब उसका जो बेटा रहता है वो घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, अब धीरे धीरे जब पत्नी आ जाती है तो पत्नी के आने के बाद अब धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां और बढ़ने लगती हैं, बोझ और बढ़ने लगता है। अब थोड़े बहुत पैसे में काम नहीं चल पा रहा था। इधर वो अपनी पत्नी से, करिश्मा से बातचीत करता है और बातचीत कर शहर कमाने के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए जाता है। उधर मेहनत मजदूरी करता करीब 2-3 महीने उसको बीत जाते हैं। घर आता है। घर आने के बाद फिर अपनी पत्नी के साथ काफ़ी खुश रहता। परिवार में काफ़ी खुशियाँ आ गई थी। पैसा रुपया धीरे धीरे आने लगा था। अब फिर से अपनी पत्नी को घर पर छोड़ संजय यादव कमाने के लिए शहर जाता है, मेहनत मजदूरी के लिए। लेकिन इधर कई महीनों तक अब घर नहीं आता। तो इधर उसका ससुर बलदेव यादव एक दिन बहू को अपनी तबीयत खराब होने की बात कहकर कमरे में बुलाता है। उधर बहू कमरे में जाती है और अपने ससुर का मसाज वगैरह करती है, पैर वगैरह दबाती है। और इधर अब आए दिन ससुर को जब मन करता था बहू से बातें करता था और बहू को बुलाकर अपना मसाज वगैरह करवाता था, पैर वगैरह दबवाता था, सर वगैरह दबवाता था। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते, साथियों, दोनों में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि अब एक दिन बहू और ससुर एक कमरे में, रात करीब 11 से 12 बज रहे थे। उधर उसकी सास भी रहती थी साथ में, अलग कमरे में सो रही थी। ससुर बाहर सो रहा था। तभी सास की आंखें खुलती हैं। सास का नाम रहता है संपत्तिया देवी। संपत्तिया देवी की उम्र फिलहाल 55 साल है। उसकी जब आंखें खुलती हैं तो उसको लगता है कि बहू के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। उठकर जब वो बहू के कमरे की तरफ जाती है तो अंदर से दरवाज़ा बंद रहता है। अब वह बहू को आवाज़ लगाती, बहू कमरे में क्या चल रहा है, कौन है?
बहू दरवाज़ा खोलती है और अपनी सास को बताती है कि माँ कोई नहीं है, मैं फ़ोन पर अपने पति से बातें कर रही थी। इधर अनपढ़ गँवार उसकी सास, उसे लगता है कि हो सकता है कि बहू फ़ोन पर बातें कर रही होगी अपने पति से। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ दिन बाद फिर उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे कुछ शक होता है कि आखिर रोज़ रोज़ बहू के कमरे में फ़ोन पर बात करने की आवाज़ नहीं आती है। अब वह बाहर जाकर देखती है तो बाहर उसका पति गायब था। बाहर चारपाई पर कोई भी नहीं था। अब वो कमरे में जाकर जब बाहर खड़ी होती है और दरवाज़ा खटखटाती है तो फिर उसकी बहू करिश्मा कहती है कि मैं फ़ोन पर बातें कर रही हूँ। और जब सास वहाँ से कुछ सोच कर चली जाती है, जाकर बाहर खड़ी रहती है। कुछ देर बाद, घंटों बाद उसका पति यानी कि बलदेव यादव कमरे से बाहर निकलता है और वो उसे देख लेती है। देखते हुए वो हाथ पकड़कर चीखने लगती, चिल्लाने लगती, रोने लगती, सर पर हाथ रखकर कि तुम अपने ही बहू के साथ ये क्या कर रहे हो। तभी बहू बाहर निकलती है, उसके कपड़े इधर उधर रहते हैं। कपड़ों को संभालते हुए बाहर आती तो ससुर और बहू सास को सामने देखकर हैरान रह जाते। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि आज तो उनकी चोरी पकड़ी गई, आज तो उनका राज खुलने वाला है। अब इधर संपत्तिया देवी सर पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखने लगती, चिल्लाने लगती। किसी तरह से बहू उससे मनाती जुनाती और फिर माफ़ी मांग लेती। अब इधर सास आखिरी गलती समझकर उसे माफ़ कर देती है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से सास बाहर जाती है किसी काम से, संपत्तिया देवी। तभी ससुर फिर से दिन में ही अपने बहू के साथ संबंध बनाने लगता है और इधर फिर आए दिन वो अपनी बहू को लेकर दो चक्के से कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल से घूमने के लिए जाता था, इधर उधर शॉपिंग के लिए जाता था। अब गांव में भी लोगों को शक होता था कि बेटा बाहर गया हुआ है और आए दिन बहू को लेकर ससुर गांव में शहर में घूमने के लिए जाता है। कहीं ना कहीं कोई चक्कर चल रहा है। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं और गांव में शक करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो कहते कि भाई घर पे बेटा नहीं है तो ससुर ही तो बहू को लेकर जाएगा। अब जैसी जिसकी नीयत वैसा उसका विचार, वैसी उसकी सोच। अब इधर फिर से एक दिन जब वो घुमाकर घर लेकर आता है तो उसकी रात करीब 8 बज रहे थे, सास सो रही थी। दरवाज़ा खोलती है और फिर सास पूछती है कि इतनी रात को तुम लोग कहाँ घूम रहे थे। अब वो उसके बेटे को, अपने बेटे को फ़ोन कर सारी बात बताती है। तो उसका बेटा जब अपनी पत्नी से संजय पूछताछ करता है कि तुम पिताजी के साथ रात रात को जाती हो, आखिर कहाँ गई थी, तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि वह अपने माता पिता से मिलने गई थी। ना विश्वास हो तो घर पर फ़ोन करके पूछ लो। और सासू माँ को कोई काम नहीं है, मुझसे जलती हैं, अक्सर कर मुझसे झगड़े करती हैं और उल्टे सीधे सवाल करती हैं। जब भी मैं पिताजी से बातचीत करती हूँ तो मुझ पर शक करती हैं। भला कोई अपने पिता जैसे ससुर के साथ ऐसा कर सकता है क्या। अब उसका बेटा अपनी पत्नी पर बिल्कुल विश्वास करने लगता है, अपनी माँ पर शक करने लगता है। लेकिन कुछ दिन और गुजरता है। अब एक दिन उसकी रात में सास जगी हुई थी। इधर बहू और ससुर को लगता है कि उसकी सास सो चुकी है, ससुर को लगता है उसकी पत्नी बलदेव को कि उसकी पत्नी सो चुकी है। फिर से कमरे में जाता और अपनी बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। तभी उसकी सास जग जाती है और उठकर शोर करने लगती है। तभी ससुर दरवाजे से खोलकर बाहर आता है और अपनी पत्नी का मुंह दबाता है और कहता है अगर किसी से बोलने की कोशिश की तो तुम्हें मार डालेगा। बहू भी उसे मारती पीटती है और जब अगले दिन सुबह होती है तो बगल वाले पड़ोसी के घर जाती है और जाने के बाद अपने ही उम्र की एक सहेली से वो बताती है कि देखो मेरे घर कुछ सही नहीं चल रहा है। अब वो पड़ोसी पूछती है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी है। वो बताती है कि कल रात मेरे बहू और मेरे पति ने मुझको मारा पीटा है। तो पूछती है आखिर ऐसा क्या है। तो बताती है कि दोनों के बीच नाजायज़ संबंध चल रहा है, ससुर बहू के बीच काफ़ी कुछ गड़बड़ चल रहा है। किसी से कुछ कहना मत, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब गांव गांव की बातें हैं, कोई ना कोई किसी न किसी से बातें करता है। अब वह बात धीरे धीरे गांव में फैल जाती है। गांव में फैल जाती है तो फिर किसी माध्यम से उसके पति संजय को भी पता चलता कि उसकी पत्नी और उसके ससुर के बीच संबंध चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच उसकी जो बेटी रहती उसे भी कहीं से पता चलता कि उसकी माँ की घर में पिटाई की गई है। तो अब ललिता घर आती है और अपने माँ को लेकर अपने भाई से शिकायत करती तो भाई सुनने को तैयार नहीं था। वह
विश्वास अपने पत्नी पर इस कदर करता था कि वो किसी को मानने को तैयार नहीं था। अब इधर वह अपनी बेटी को लेकर ललिता, अपनी माँ को लेकर ललिता अपने घर चली जाती है। कुछ दिन घर पर रखती है, फिर उसकी माँ जिद करने लगती है कि नहीं, उसे घर जाना है। घर आती है तो फिर वही हाल जो पहले देखती थी कि ससुर और बहू एक दूसरे के साथ कमरे में रातें गुजारते थे। अब इधर परेशान हो जाती है, परेशान होकर किसी किसी दिन गांव में जाकर लोगों के घर रहती थी। अब गांव वालों को सारी जानकारी हो गई थी। अब एक दिन फिर वह देखती है, चीखना चिल्लाना शुरू करती है। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो कहते हैं कि जब शोर मचाओगी तो हम आएंगे, और जब शोर मचाती है तो फिर निकल कर उसकी पिटाई होती है और उसे दरवाजा कमरे में बंद कर देते हैं। अब इधर संपत्तिया देवी को कमरे में बंद कर देते हैं, मुंह बांध देते, हाथ बांध देते, 2 दिनों तक खाना नहीं देते। अब बुजुर्ग महिला की हालत खराब होने लगती है। अब उसे धमके देते हैं कि अगर तुम किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। अब इधर एक पति अपनी बहू के प्रेम में इस कदर पागल था, कहाँ 60 साल और कहाँ 32 साल की बहू। बहू भी संपत्तियों के लालच में, पैसों की लालच में पड़ी हुई थी। पति के ना रहने पर अपने ही ससुर के साथ संबंधों में जुड़ी हुई थी। साथियों, फिर वो वहाँ से छुटती है तो फिर जाकर गांव के बगल में, घर के बगल में अपने पड़ोसियों को सारी बात बताती है। अब पड़ोसी सभी लोग कुछ कर नहीं सकते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस व्यक्ति से जो साफ सुथरा छवि का था उस पर उंगली कोई उठाए कैसे। किसी ने उसे कुछ देखा नहीं था। कुछ लोग कहते कि सास बहू का मामला है, इसमें बोलना सही नहीं है, हो सकता है कि सास झूठ बोल रही हो। अब इधर जब बहू से लोग बातें करते तो बहू रो रो कर अपनी कथा सुनाती कि उसकी सास भी उसे पीटती है, मारती है, कई चोट के निशान वह भी दिखा देती। तो लोगों को लगता कि आपसी मामला है, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन समय गुजरता गया। अब इधर धीरे धीरे एक दिन उसका पति संजय घर आता है। घर आने के बाद करीब 29 सितंबर, यानी कि पिछले दिनों 29 सितंबर को साल 2024 सुबह 8 बज रहे थे। रात में 28 सितंबर को अपने बेटे से बातचीत करती और अपने पति और अपनी बहू की सारी करतूत सुनाती, लेकिन बेटा सुनने को तैयार नहीं था। उसकी माँ कहती कि सभी को, गांव वालों को पता है, तुम्हें नहीं पता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो। उसकी बहन से बातचीत होती तो बहन भी सारी करतूत बताती, लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं था। अब इधर उसकी पत्नी इस कदर अपने पति को भर देती है कि पति भी चाहता था कि माँ इतना बदनाम करती है मेरी पत्नी को और मेरे पिता को, इससे अच्छा है कि हम मर ही जा। तभी 29 तारीख सितंबर को सुबह 8 बज रहे थे, जब माँ सारी कहानी अपने बेटे से कहती है, बेटा भी सुनने को तैयार नहीं रहता। तो इधर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होती है तो घर वाले और गांव के कुछ लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, तभी डॉक्टर जब चेक करते हैं तो उसकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या इसने खाया था, इसकी कुछ जहरीला पदार्थ खाने से इसकी मौत हुई है। घर वाले बताते हैं कि बाहर से कुछ लेकर आई थी, वही खाई थी, और उसके बाद इसकी मौत हो गई। अब डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को आता हुआ देख अब बहू, ससुर और बेटा तीनों फरार हो जाते हैं। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पता चलता है कि उसने जहरीली दवाएं ली थी जिसको खाने से उसकी मौत हो जाती है। अब इधर बेटी को पता चलता है कि ललिता को उसकी माँ की मौत हो चुकी है। ललिता रोते हुए घर आती है, इकलौती बेटी रोते हुए घर आती है और अपने माँ के सीने पर सर रखकर रोने लगती है। अब बेहद परेशान ललिता अपने माँ का दाह संस्कार करती है और पुलिस जब ललिता से पूछताछ करती है तो ललिता बताती है कि उसके भाई भाभी और उसके पिता ने ही मिलकर उसकी माँ को मारा है और जहरीला पदार्थ दिया है। अब पुलिस घर की तलाशी लेती है तो उसके कमरे में एक सल्फास की गोली के डिब्बे मिलते हैं। उस डिब्बों को पुलिस अपने गिरफ्त में लेती है और पुलिस कहती है कि जिस भी दुकान से इस डब्बे को खरीदा गया है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल पुलिस तीनों की जांच पड़ताल कर रही है कि तीनों आखिर फरार कहाँ हो गए। गांव वालों से पुलिस पूछताछ करती है तो गांव वालों का कहना है कि आए दिन मारपीट होती थी और कई बार तो खाना भी नहीं मिलता था। बेचारी बुजुर्ग महिला संपत्तिया देवी को गांव वाले भी खाना खिलाते थे। अब इधर गांव में काफ़ी आक्रोश रहता है कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे ससुर बहू और ऐसे बेटों को पुलिस गिरफ्तार कर फांसी की सजा दे। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है, बहुत जल्द पुलिस गिरफ्तार भी कर लेगी। तो साथियों, ये थी एक सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने वाली, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली एक सास, ससुर और
बहू यानी कि ससुर और बहू के रिश्ते को ताड़ ताड़ कर देने वाली कहानी। ऐसे ससुर, ऐसे बेटे और ऐसे बहू को क्या सज़ा मिलना चाहिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिन्होंने अपना नाम लेने की अपील की है। सोहन लाल सेठी हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी हैं, यह भी सेंट्रल जेल बीकानेर में पुलिस की जॉब करते हैं। सतीश गुप्ता हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। पंकज सिंह हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बिहार पटना के रहने वाले हैं सोनील महतो। और इधर विकास कुमार हैं, यह भी बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। आप सभी अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आने वाली कहानी में आपका भी नाम लिया जाएगा। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।